हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था का अब तक बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन और साथ में बीपीएससी से रिलेटेड और भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, चाहे वो सीडीपीओ हो, चाहे वो टीआरई हो, चाहे वो असिस्टेंट ऑफिसर्स के एग्जाम हो, वो अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको काफ़ी एक्सप्लेन करके ये जो मैं तर्का सीरीज की जो बुक से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये रोहित प्रियदर्शी की किताब है और इस बुक का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोग क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आए तो भी आप लोग क्वेश्चन बना पाने में सक्षम होंगे। और इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो भी एस्पायरेंट है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये है, जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद गठित किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जिस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग जो विभाजन हुआ था ना उस समय का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 67th कैंसल्ड बीपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं पढ़ूंगी तो वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर है लद्दाख। जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को हुआ था और जम्मू और कश्मीर विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तथा लद्दाख बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने थे और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त, ये बी डी मिश्रा इनका नाम है, और रंजना प्रकाश देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग का नेतृत्व किया था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः परिसीमित करने के लिए स्थापित किया गया। तो देखिएगा कि अब परिसीमन आयोग क्या होता है, उसको किस लिए बनाया गया है, कब परिसीमन आयोग का कार्य क्या है, कितनी कितनी बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, तो आगे के एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली परिसीमन आयोग के परिसीमन आदेश के अनुसार निम्नलिखित उपबंध लागू हो गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जम्मू के हिस्से 43, पहले 37 थे बाद में 43, एवं कश्मीर के लिए 47, पहले 46 विधानसभा क्षेत्र थे। तो विधानसभा क्षेत्र होंगे 9 विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित किए हैं, 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जिस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग हुए थे उस समय का था ये, लेकिन फिर भी ठीक है, आप देख लीजिए। सभी 5 संसदीय क्षेत्र समान संख्या 18 में मतलब विधानसभा क्षेत्र होंगे और कश्मीरी प्रवासियों या हिंदुओं के लिए कम से कम 2 सीट की सिफारिश। अब देखिए, इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में सुशील चंद्रा और चंद्रभूषण कुमार है। अब देखिए परिसीमन आयोग होता क्या है। परिसीमन का अर्थ क्या है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या, मतलब किसी भी लोकसभा में और विधानसभा में उस राज्य में कितनी सीटें हैं, मतलब किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आज़ादी के समय किसी लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें थी और विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें थीं, उसको फिर से अमेंडमेंट करके और देखना बनाना कि उसमें कितनी सीटों को और जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, उसी को परिसीमन बोलते हैं। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। यह परिसीमन प्रक्रिया कौन करता है? तो संसद के एक अधिनियम के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। तो संसद में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है जहां परिसीमन की प्रक्रिया होती है। देखिए 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में ये लगातार 10-10 साल पे हुआ था, 52, 62, 72। ठीक है, और उसके बाद लंबे गैप के बाद फिर 2002 के अधिनियमों के तहत 4 बार परिसीमन आयोगों की स्थापना की गई है। तो कब-कब हुई है ये पहले आयोग, परिसीमन आयोग की स्थापना अधिनियम के तहत कब-कब हुई? तो 52 के बाद 52 में ही हुआ, फिर 62 के बाद 63 में हुआ, 72 के बाद 73 में हुआ और 2002 में हुआ है। लोकसभा की राज्यवार संरचना को बदलने वाली अंतिम परिसीमन प्रक्रिया
1976 में पूरी हुई थी और 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। अभी जो भी प्रक्रिया है ना लोकसभा के, मतलब किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी लोकसभा की, ये 1976 में ही जो परिसीमन प्रक्रिया थी उसी समय की है और ये 1971 की जनगणना के आधार पर हुई है। अभी अभी स्थितियां काफी बदल गई हैं। 1971 की जनगणना और 2011 की जनगणना में कितना अंतर हुआ है, जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो उस हिसाब से फिर से परिसीमन को लागू करना होगा। परिसीमन प्रक्रिया फिर से सारे राज्यों के लिए अलग अलग करना एक जरूरी, बहुत ही जरूरी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन हेतु कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह है साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये इसका आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होता है? ये तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्तियों से संबंधित है। मतलब आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या दिया हुआ है कि नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्तियों से। और अनुच्छेद 2 क्या है? संघ में राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। बहुमत, अब देखिए बहुमत के बारे में दिया हुआ है कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये कितना जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साधारण बहुमत क्या होता है? यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। उदाहरण: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि। मतलब सदन में उपस्थित और मतदान अगर 50% से अधिक सदस्य करें, उनका बहुमत जिस तरफ हो, उसको साधारण बहुमत कहते हैं। पूर्ण बहुमत क्या है? यह सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत है। प्रभावी बहुमत क्या है? यह सदन की प्रभावी शक्ति के 50% से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। संविधान में एक प्रभावी बहुमत का उल्लेख सभी तत्कालीन सदस्यों के रूप में किया गया है। उदाहरण क्या है? देखिए, राज्यसभा में उपसभापति को हटाना और लोकसभा और राज्य विधानमंडल में उपाध्यक्ष को हटाना, ये प्रभावी बहुमत के तहत होता है। और विशेष बहुमत क्या है? तो सरल, निरपेक्ष और प्रभावी के अलावा अन्य सभी बहुमतों को विशेष बहुमत के रूप में जाना जाता है। तो 4 प्रकार के बहुमत हैं: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। अब किस किस परिस्थिति में किसका उपयोग होता है, इसको मतलब ये आप, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और उस हिसाब से इसका होता है। नहीं, अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत, उदाहरण के लिए संवैधानिक संशोधन या कैग को हटाना या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त, इन लोगों के बारे में अगर कोई कुछ भी है तो वो अनुच्छेद 368 मतलब आर्टिकल 368 के अनुसार विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। संविधान संशोधन के लिए हुआ हो या कैग को हटाना हो, ये सब 368 के तहत होता है। अब देखिए आर्टिकल 249 के अनुसार विशेष बहुमत होता है। उदाहरण के लिए राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 249 क्या है? ये विशेष बहुमत का आर्टिकल है। आर्टिकल 368 क्या है? इस इसके विशेष बहुमत के अनुसार क्या क्या होता है? तो संवैधानिक संशोधन होता है, कैग और ये सब होता है। और इसमें देखिए, राज्य सूची में कानून बनाने के लिए आर्टिकल 249 में, या संसद को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पारित करने के लिए। आर्टिकल 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस 50% के साधारण बहुमत द्वारा राज्य अनुसमर्थक, उदाहरण के लिए जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संघीय संरचना को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, और आर्टिकल 61 के अनुसार विशेष बहुमत क्या है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, वो आर्टिकल 61 के अनुसार ये विशेष बहुमत यहाँ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय या एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो हमेशा देखिएगा कि सही है या सही नहीं है, क्या पूछ रहा है। क्योंकि इस वजह से भी, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा गया हो तो क्वेश्चन के गलत होने का बहुत संभावना होता है। तो देखिए क्या है कि केंद्रीय या एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो क्या है? बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, अब देखिए एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? मतलब बड़े देशों के लिए आदर्श जो क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। त्वरित निर्णय है, लचीलापन है, कानूनों की एकरूपता है, ये सब एकात्मक शासन या केंद्रीय शासन व्यवस्था का ये सब सही चीज है। लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वो सही नहीं है केंद्रीय या एकात्मक शासन व्यवस्था में।
तो देखिए एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ केंद्र मजबूत होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अविनाशी राज्य नहीं है, एकल नागरिकता है और एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब सरकार का एकात्मक स्वरूप संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रीकृत होती हैं। एक बड़े देश में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बिना मामलों का प्रबंधन करना मुश्किल है, इसलिए बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ये बिहार को कभी भी नहीं दिया गया। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है, जो क्या होता है भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता करता है। केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धन का 90% भुगतान केंद्र करता है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और वहीं सामान्य श्रेणी के राज्यों में के मामले में क्या होता है, केंद्र केवल 60 या 75% का ही भुगतान करता है, जबकि शेष धन राज्य सरकारों के लिए प्रदान किया जाता है। तो बिहार को कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिला है। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत केंद्र में बार बार मतलब इसके लिए अपील किया था, लेकिन अभी भी नहीं मिला है। पहला एससीएस किसको मिला था, तो 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। बाद में 8 और राज्यों में कौन है, नॉर्थ ईस्ट वाले देखिए, अरुणाचल प्रदेश को मिला है, हिमाचल प्रदेश मिला है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, इतने सारे राज्य, नागालैंड, असम, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को शामिल किया गया क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन जो है ना, पहाड़ों वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो ये सब जम्मू कश्मीर हुआ, तो इसको इसके मतलब जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से या वहाँ पे जो नुकसान होता है इसकी वजह से केंद्र इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दी है। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष दर्जा और विशेष श्रेणी का दर्जा भी प्राप्त था, लेकिन अब जब अनुच्छेद 35 ए को समाप्त कर दिया गया और यह विधायिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो विशेष श्रेणी का दर्जा अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। ठीक है, विशेष श्रेणी का दर्जा देने का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के पास है। किसके पास है, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि विशेष श्रेणी का दर्जा देने का निर्णय किसके पास है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पास है। भारत के संविधान में भारत की किसी राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद कब, ये देखिए 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच साझा करों के क्षैतिज वितरण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया है। ठीक है, तो जो 14वां वित्त आयोग में जो राज्यों के क्या बोलते हैं, करों में मतलब टैक्स में कोई अंतर नहीं किया है। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो 1956 में। ठीक है, 1956 में स्वतंत्रता के बाद पहले राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, एसआरसी का गठन 1953 में उन सिद्धांतों और व्यापक दिशा निर्देशों की सिफारिश करने के लिए किया गया था जिन पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बने नए कौन कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान है। ठीक है, ये सब 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन कौन से राज्य बने हैं, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान है। भाषाई आधार पर पुनर्गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। यह तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य के भूभागों को अलग करके बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। अन्य 2 सदस्य इसमें कौन कौन थे, तो के.एम. पनिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे, जिन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में उचित संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया। उल्लेखनीय है कि फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की सिफारिश की थी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक। अब ये देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी संघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है।
अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यूनियन बताया गया है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है ना, उसमें भारत को राज्यों का संघ यूनियन बताया गया है। भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल पर आधारित है। संघीय प्रणाली जो है, हमारे देश का जो संविधान है ना, वो कई सारे देशों के संविधान के जो जो भी अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करके बनाया गया है। तो संघीय प्रणाली कहाँ से, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कोई भी चीज को कि ये किस जगह के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ संघीय प्रणाली जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में भारतीय संविधान को एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय फेडरल घोषित किया गया था। बाद में कुलदीप नायर बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में संघवाद का हवाला दिया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय प्रणाली को मुख्यतः दो कारणों से अपनाया। क्यों? तो एक तो देश का वृहत आकार है और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। एक तो हमारे देश का मतलब काफी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और दूसरा कि यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी भी इतना ज्यादा है ना कि नॉर्थ इंडिया के लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग है, साउथ इंडिया के लोगों का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग है, वेस्ट के लोगों का। तो इस हिसाब से संविधान निर्माताओं ने क्या किया था कि संघीय प्रणाली को अपनाया था, देश के मतलब सारे कंडीशंस को देखते हुए अपनाया था। निम्नलिखित का मिलान करें। क्या है? सूची एक तरफ दिया हुआ है और इसमें कितने कितने विषय हैं या प्रविष्टियां हैं। ठीक है, सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और कितनी कितनी प्रविष्टियां हैं, ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? बी है। एक का ए है, संघ सूची में 97 विषय या प्रविष्टियां कहिए, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इसके बारे में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है? संघ और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों पर शक्तियों और कार्यों के निर्दिष्ट पृथक्करण से संबंधित, ठीक है ना, मतलब संघ और राज्यों के बीच विषय को कैसे बांटा गया है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में सब बांटा गया है कि संघ राज्य के विषय अलग अलग रहेंगे और कुछ ऐसे विषय रहेंगे जिसपे संघ को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी बनाने का है। तो संघ सूची क्या है? इसमें मूल रूप से 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में इसको 98 किया गया है, जिसमें केंद्र को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, इसमें रक्षा है, बैंकिंग है, मुद्रा है, विदेशी मामले हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार है और वाणिज्य, जनगणना आदि जैसे विषय हैं। तो ये इतने विषय पे ना कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है, सिर्फ सेंटर को है। ठीक, और इसमें अभी 98 विषय हैं, 98 प्रविष्टियां हैं। सेकंड क्या है? राज्य सूची। ठीक है, इसमें मूल रूप से 66 प्रविष्टियां, वर्तमान में 59 है, इसको कम किया गया है, जिसमें सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब ये इन विषयों पे नॉर्मली जो है स्टेट को ही बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं तो फिर केंद्र का उसमें इंटरफेरेंस होता है। इसमें क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, स्थानीय सरकार आदि जैसे विषय शामिल है। ठीक, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है। और समवर्ती सूची क्या होता है? ये सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पे आवश्यकता अनुसार बनाते हैं इस पे नियम। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मूल रूप से 47 प्रविष्टियां, मतलब 47 विषय हैं। वर्तमान में 52 प्रविष्टियां, इसको बढ़ाया गया है थोड़ा, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली आदि जैसे विषय शामिल है। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 7वें क्या बोलते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में ये सब संघ राज्य संबंधों में ये दिया हुआ है, और इसको आप ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 254(1) के अनुसार यदि किसी राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून का कोई उपबंध संसद द्वारा अधिनियमित कानून के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची के किसी विषय के संबंध में विद्यमान किसी कानून के विरुद्ध है, तो संसदीय कानून राज्य के कानून पर अभिभावी होगा। मतलब अगर ऐसा कोई कानून है जहाँ पे मतलब राज्य के ऊपर जो है वो केंद्र उस पे केंद्र को अधिकार है,
ये आर्टिकल 254(1) के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, अगर संसद खुद सक्षम है उस पे नियम बनाने का तो वो ही बनाएगी, वो राज्य के कानून से ऊपर उसका कानून होगा। प्रथम दृष्टया आपातकाल की घोषणा को सीमित किया जा सकता है कितना, 6 महीने में। भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, इसको इमरजेंसी बोलते हैं, घोषित कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा। और एक बार जब ये अनुमोदित हो जाए तो ये 6 महीने के लिए जारी रह सकता है, और हर 6 महीने के बाद अनिश्चित काल के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, तो ये बना था 1975 में। सिक्किम एक छोटा हिमालयी राज्य था जो वंशानुगत राजशाही द्वारा 17 शताब्दी ईस्वी से लगभग 3 शताब्दियों तक शासित रहा। 1642 में यह चोग्याल राजवंश के अंतर्गत शासन में आया, जब 3 लामाओं ने फंस्टोंग नामग्याल को सिक्किम के पहले चोग्याल मतलब आध्यात्मिक राजा के रूप में ताज पहनाया था। तो 1817 में क्या हुआ, सिक्किम और ब्रिटेन ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे टिटालिया की संधि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, टिटालिया की संधि। इस पे ब्रिटेन और सिक्किम ने 1817 में हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार कुछ स्वतंत्रता के साथ सिक्किम को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दिया गया था। मतलब सिक्किम को कुछ स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन फिर भी वो क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन ही था। 1950 में सिक्किम राज्य जो है भारत सरकार का एक संरक्षित राज्य बन गया, जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि इसकी रक्षा, संचार और बाह्य संबंध संरक्षण के उत्तरदायित्व में थे। राज्य ने अंततः भारतीय संविधान के आर्टिकल 371(f) के तहत राज्य के लिए विशेष प्रावधानों के साथ संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से कब किया था, तो 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। यह भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना था, कब बना था, 1976 में बना था। और किस आर्टिकल के तहत हुआ था, तो 371(f) के तहत हुआ था। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या है, बी 1 और 4 सही हैं। तो बी 1 और 4 क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण और मूल्य नियंत्रण। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समवर्ती सूची पर है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों को संघ और राज्य समवर्ती सूचियों में विभाजित करती है। वन्य जीव संरक्षण जो है मूल रूप से राज्य सूची में शामिल है। इसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची, अब इसका भी प्रविष्टि क्या है हम लोग के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 17B में स्थानांतरित कर दिया गया था। और मूल्य नियंत्रण क्या है, यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत है। कृषि, आय और विद्युत कर ये सामान्यतः राज्य सूची के विषय हैं। इसकी प्रविष्टियां 46 और 53 है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निदेशक के तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान ने हमको मौलिक अधिकार भी दिया है, राज्य को उसके नीति निर्देशक तत्व दिया है, और हमारा एक मौलिक कर्तव्य दिया है। तो देखिए किस आर्टिकल में इसका वर्णन है और क्या क्या है, इस चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में क्या है और सूची 2 में सबका आर्टिकल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर पढ़ते हैं। पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है।
तो इसलिए इस इन ऑप्शंस में से कोई एक्यूरेट सारा नहीं मिला होगा, लेकिन सबका आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग देखिएगा। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 है, समान नागरिक संहिता 44 है, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51। अब राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत क्या है? राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य के लिए निर्देश का साधन है। भारतीय संविधान के भाग 5, ठीक है, भाग 4 के आर्टिकल अनुच्छेद किसमें 36 से लेके 51 तक के, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के जो आर्टिकल 36 से 51 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, इसको डीपीएसपी भी लिखते हैं, बोलते हैं, या डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, से संबंधित है। क्या क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, ये राज्य का दायित्व है कि इसको अपने आवश्यकता और सुविधानुसार लागू किया जाए। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन के लिए आधारभूत हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रवर्तन राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, मतलब कि राज्य को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन राज्य अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार नियम बनाता है या उस नियम को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन न्यायालय में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कि जैसे न्यायालय द्वारा लागू इसको नहीं किया जाता है, ये न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्या है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। निदेशक सिद्धांतों को वैचारिक स्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और बौद्धिक। ठीक है, तो इसको उद्देश्यों के आधार पर और मतलब वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? तो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और बौद्धिक। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, तो ये देखिए क्या है, वही नीति निर्देशक तत्व है, सी है, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जा चुका है। अब देखिए, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? देखिए, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो ये है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, ये जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में संविधान का दर्शन समाहित है और ये संविधान की आत्मा है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया है। देखिए, अब लोग क्या क्या उसके बारे में और क्या डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नई विशेषताएं बताया। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर भी कहा। अब निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आयरिश संविधान से, वहीं आयरलैंड से आयरिश संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो ये स्पेनिश संविधान से लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है। ये क्या है? मूल रूप से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को दिए जाने वाले संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं। अब देखिए, नया निर्देशक सिद्धांत जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें क्या क्या बातें थी देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, यह आर्टिकल 39 में है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, यह आर्टिकल 39A में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, यह आर्टिकल 43A में है। और पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये आर्टिकल 48A में है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान अधिनियम। उसमें क्या था? राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करेगा, आर्टिकल 38 में ये दिया हुआ है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या था? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था। क्या हुआ था उसमें देखिए। उसके बाद 97वां संशोधन अधिनियम 2011, तो राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली,
लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। ये आर्टिकल 43B में कहा गया है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंधित है। अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार, वो कर्तव्यों से सहसंबंधित है। अब इसका क्या है देखिए, भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों से सहसंबंध है, जिसका अर्थ है कि अधिकारों और कर्तव्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और उनके लिए कर्तव्य निर्धारित करता है, ताकि समाज में क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रह सके। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, इसमें केवल मौलिक अधिकार ही शामिल थे। उल्लेखनीय बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है। समझे? तो देखिए, यूएसए में, कनाडा में, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या है, नागरिकों के कर्तव्यों की कोई सूची नहीं है। जापानी संविधान शायद दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की सूची दी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया था? तो तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यहाँ से सोवियत संघ से हम लोग क्या लिए थे? मौलिक कर्तव्य लिए थे। तो देखिए, अब तक हम लोग पढ़े ऊपर 2-3 और चीजें हैं कि हम लोग के संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं। तो इसको आप लोग एक जगह एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, एक पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कई बार। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मूल कर्तव्य के बारे में क्या दिया हुआ है। मूल कर्तव्य इसे संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है और इसमें एकल अनुच्छेद 51A के तहत 11 कर्तव्य शामिल है। 51A आर्टिकल में 11 हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी शामिल है। क्या क्या है? 10 मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। पहला जो शुरू का 10 है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। तो पहला 10 जो मूल कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसके अतिरिक्त 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। शुरू का 10 और एक और 11 हो गया था। वो क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के माता पिता या जो भी उनका अभिभावक है के कर्तव्य से संबंधित है। और ये क्या है? अनुच्छेद 51A का के है। आर्टिकल 51A में, संविधान के भाग 4A में 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, जो पहले 10 था, उसके बाद एक और ऐड किया गया। तो वो कौन सा आर्टिकल में है? 51A का के में है। मौलिक कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। संसद इन्हें विधायी अधिनियमों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकती है। मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ अब रूस के संविधान से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं तथा विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या जो सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होता है? तो ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो ये देखिए, आर्टिकल 40 है, उसमें बी नंबर पे अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। और ये कब है? 73वां संविधान संशोधन में है। 73वां संशोधन अधिनियम। पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियुक्त समितियां इस प्रकार से हैं, ठीक है। कौन कौन सी समिति है? तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, और LM सिंघवी समिति 1986 में, ठीक है। अब आर्टिकल 33 में क्या है? यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों और उसके अनुप्रयोग आदि में संशोधन कर सकता है। संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार किस सीमा तक, तो ठीक है, सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व संभालने वाले बलों के सदस्यों को या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति को, या किसको, खंड क से ग तक में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणालियों में या उनके संबंध में नियोजित व्यक्ति को उनके कर्तव्यों के
उचित निर्वहन और उसमें और उन्मन अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है। ये किसमें आर्टिकल 33 में है। आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा याद करना पड़ता है दोस्तों, तो उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद होंगी चीज़ें। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक यह है कि राज्य में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश किया गया है। आर्टिकल 50 क्या है? न्यायपालिका की शक्ति को कार्यपालिका की शक्ति से पृथक करना। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसमें है? तो संविधान का आर्टिकल 19(1) के ए में दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ फहराने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा, भावनाओं और गौरव के भावना की अभिव्यक्ति है। अब देखिए 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया से स्वतंत्रता संग्राम के लिए चरखे वाला राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने को कहा, क्योंकि चरखे को आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता था। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज भी कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति का गठन किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज डिजाइन किया। गांधी जी की सहमति ली गई और पिंगली वेंकैया के ध्वज को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। चरखे की जगह अशोक के सारनाथ स्तंभ के प्रतीक चक्र को अपनाने का निर्णय लिया गया। तो हम लोग का एम्बलम वही है, सारनाथ का जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है ना, वो हम लोग के राष्ट्रीय ध्वज का एम्बलम है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से अपनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ध्वज को संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या क्या? मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। तो इसमें सब है, तीनों होगा। सही विकल्प उत्तर डी होगा, क्योंकि ए, बी और सी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार और विशाल शक्तियां प्रदान की हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? किसी न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किसी मामले की पहली बार सुनवाई करने की शक्ति है, जबकि इसके विपरीत अपीलीय अधिकार क्षेत्र उच्चतर न्यायालय को निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए क्या है? मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। ठीक है। न्यायाधीश, रिट का क्षेत्राधिकार क्या है? संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये क्षेत्राधिकार है। इसका रिट जो है वो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि हमारे मतलब भारत के जो भी नागरिक हैं उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो एक गारंटर और रक्षक का काम करता है और उसके लिए 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपील न्यायालय है और निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई करता है। जो निचली अदालतें हैं वहां पे अगर किसी को लगा कि भाई वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अपीलीय न्याय क्षेत्र को 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। ये संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। और चौथा क्या है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। क्या है? किसी लोक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर और किसी भी संविधान पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, सनद या
अन्य समान दस्तावेज से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। उसके बाद और क्या शक्ति अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्यवाहियों सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के लिए अभिलेखित की जाती है। इन अभिलेखों के साक्ष्य के रूप में मूल्यवान माना जाता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। साथ ही न्यायालय के पास इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। ठीक है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। अन्य शक्तियां और क्या क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कई अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला करता है। इसके संबंध में इसके पास मूल, अनन्य और अंतिम प्राधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण और व्यवहार की जांच करता है। उसके बाद क्या है? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब जजों की नियुक्ति जो हाई कोर्ट्स में होती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है और सीजेआई और उनके अन्य 4 जो ये वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, ये लोग मिलके करते हैं। तो ये अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकार क्षेत्र की। ठीक है। न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार रिट संबंधित प्राधिकारी को तुरंत कुछ करने का निर्देश देता है? तो ये क्या है? परमादेश। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय बंदी प्रकटीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के रिट जारी कर सकते हैं। मतलब ये देखिए 2 आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्तियां वो आर्टिकल 226 में है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब देखिए क्या है इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में रखा हो तथा हिरासत के कारण और वैधता की जांच के लिए उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ठीक है। परमादेश क्या है? यह न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिन्हें निभाने में वो विफल रहा हो या इनकार कर दिया हो। इसे किसी निजी व्यक्ति या निकाय या गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सरकारी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध परमादेश जारी हो सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि कोई भी आदमी को अगर अरेस्ट करता है पुलिस तो उसको न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का और देखा जाए कि भाई उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये आदेश जारी करता है। प्रतिषेध क्या है? यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकी अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से, अगर वो लोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कुछ काम किया तो उसके लिए जारी किया जा सकता है। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण क्या है? यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले को उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। और सबसे लास्ट की अधिकार परीक्षा, यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंटर्स देखिए, ये रिट ब्रिटिश कानून से ली गई है, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में उद्धृत किया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा को किस अनुच्छेद को कहा है या किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन उससे बनता है। भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? तो कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशक सिद्धांतों की सूचीबद्ध है? तो ये क्या है, 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब ये डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों चीजें, छोटे परिवार का आदर्श नहीं दिया है कहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से आत्मसात किया गया है। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित अनुदेशों के अनुरूप हैं। ये वैसे आदर्श हैं जिनके उल्लंघन पर ये न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। ये सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसे विधिवत रूप से जल्द ही लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 47 एक राज्य नीति निर्देशक तत्व है, जो शराब जैसी नशीली सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की बात करता है, और बिहार शराब प्रतिबंध नीति इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। अनुच्छेद आर्टिकल 47 जो है नशीली सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करना है, और बिहार आर्टिकल 47 के अंतर्गत यहाँ पे शराब पे रोक है। तो देखिए, ये आर्टिकल 47 में है। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए, डी है केवल 2 और 3। इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा। इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित किया गया। मैं इतनी बार इसको पढ़ रही हूँ कि आपको ऐसे ही सुन सुन के याद हो जाएगा, भाग 4 और 36 से 51। निदेशक सिद्धांत मूल रूप से ऐसे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य को दिए गए संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी से संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या है? वे गैर न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन के मामले में कोई अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और कल्याणकारी राज्य और समावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकारों भाग 3 की प्रतिबंधात्मक प्रकृति द्वारा उत्पन्न रिक्तता को भरने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया था। अब इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या, हालांकि संविधान में निदेशक तत्व का कोई वर्गीकरण नहीं है, परंतु इनकी विषय वस्तु और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। क्या है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश देखिए क्या क्या है। तो अनुच्छेद 38 जो है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 है, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। सामान्य हित के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संग्रहित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का संरक्षण, और बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 41 क्या है? कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना।
अनुच्छेद 42 से राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 से राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43A क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आर्टिकल 47 क्या है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश क्या है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन और सशक्तिकरण के माध्यम से स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। आर्टिकल 43 है राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास। ये सब गांधी जी के सिद्धांत थे और इसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर डीपीएसपी में कौन कौन सा आर्टिकल है देखिए। आर्टिकल 43 बी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 47 है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 48 है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार हेतु प्रोत्साहन। अब उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश क्या है? तो ये देखिए अनुच्छेद 44 है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। आर्टिकल 45 है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। आर्टिकल 48A है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन देखिए क्या क्या है। 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांतों कौन कौन सा आर्टिकल 39 ए, 43 ए और 48 ए को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया और आर्टिकल 39 एफ में परिवर्तित किया गया है। आर्टिकल 39 ए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है, इस अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, हम देखिए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में देखिए सब यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये आप इसको ध्यान से पढ़िए। नीति निर्देशक तत्व कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कितनी बार पूछा है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्शों की घोषणा करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर किसने कहा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर कहा था। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। इन सिद्धांतों का विचार 1937 के आर्य संविधान से लिया गया, इसे जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। देखिए ये सारा क्वेश्चन, ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है ये पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नई विशेषताएं बताया है। ये कहाँ से है? 36 से 51 तक है। इसे स्पष्ट रूप से इसमें 3 में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये सिद्धांत मूलतः आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सैद्धांतिक संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संविधान में नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो क्या है? लोगों का पोषण का स्तर बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, ये नहीं है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम का समान वेतन है। नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी आयु के और शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि वे सर्वजन हिताय हों। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद 39 का हिस्सा हैं, सिवाय लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने से संबंधित जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। यह वास्तव में अनुच्छेद 47 का हिस्सा है। 1976 में के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांतों आर्टिकल 39A, 43A और 48A को राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया और आर्टिकल 39F में परिवर्तन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 39। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद तो आपको याद करना पड़ेगा और उसको कई बार पढ़ेंगे तो ही याद होगा। इसमें समझाने वाली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती है, इसको याद करना पड़ता है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आर्टिकल तो याद करना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत राज्य विशेषकर अपनी नीतियों के द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या करेगा। देखिए 39 में क्या क्या है। सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामूहिक हित हो। आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुषों और महिला कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे रोजगारों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति का अनुकूल न हो और बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से बचाया जाए। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो नस्ल, रंग, जाति, धर्म या लिंग में अंतर के बावजूद हर पहलू में समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 में और भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए अदालत से न्यायादेश की रिट जारी करने की प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से की जाती है। बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में उद्धृत किया था। न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रिट जारी करती है। क्या क्या? वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये पांचों मैंने ऊपर अभी पढ़ा हुआ है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार राज्य या अन्य संस्थाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उनके संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। यह भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? तो ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर पेश करने का, रिट लागू करने का अधिकार देता है, जो एक यह न्यायालय का आदेश है जिससे मांग की जाती है कि एक सार्वजनिक अधिकारी या निजी व्यक्ति द्वारा कैद में रखे गए किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, उसे व्यक्ति को हिरासत में रखने का वैध कारण बताए। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है? तो यह समानता का अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट का द्वारा अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी दी गई है तथा यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अब मौलिक अधिकार के बारे में देखिए क्या क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मौजूद हैं, जिसे अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। और भारतीय संविधान में हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट्स मिला है। क्या क्या है? सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 12 में है आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करती है? तो यह है समानता का अधिकार। अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध संरक्षण को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भेदभाव के रूप में शामिल किया गया है, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। विशेष रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है और इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसलिए अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा समानता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों के साथ उनकी जातीय सामाजिक स्थिति के आधार पर समान और भेदभाव के बिना व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी क्वेश्चन 24 से शुरू कराऊंगी। तब तक आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से याद हो। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।